नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ब्रेस्ट हेल्थ, स्तन स्वास्थ्य। हमारे साथ है डॉक्टर शिलाका जोशी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते रूपाली। जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एज अ बेस्ट ऑन्को सर्जन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इंटरव्यू सेशन को। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि स्तन की संरचना, एनाटॉमी और कार्य, फंक्शन क्या होते हैं? तो स्तन एक शरीर का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो चेस्ट वाले एरिया में होता है, और ये एक स्किन का अपेंडेज है। उसका काम ये होता है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करे, और महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है उसे उस टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं उसके वजह से ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है, और ब्रेस्ट का मेन काम ब्रेस्ट फीडिंग करना यही है। और महिलाओं में पुरुषों में दोनों में ब्रेस्ट होता है, लेकिन महिलाओं में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। जैसे हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं, जिस प्रकार के हार्मोन्स प्रिडोमिनेट करते हैं, उस तरह से महिलाओं में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। इसीलिए और काम भी ब्रेस्ट फीडिंग का महिलाओं को ही करना होता है, तो उसमें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, जैसे मैम ने हमें बताया कि पुरुष स्तन और महिला स्तन में क्या फर्क होता है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि मैम महिला स्तन ये विकसित कब से होना शुरू होता है? स्तन की डेवलपमेंट बच्चों में होती है जब वो साधारण 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम में शरीर की ग्रोथ चालू होती है। बॉयज़ देन डेवलप सर्टन फीचर्स जिसके वजह से वो पुरुष बन जाएंगे आगे, और महिलाओं में ब्रेस्ट की ग्रोथ चालू होती है। और ये ब्रेस्ट का जो है पहले बर्ड आता है एक छोटा सा 10 या 11 की उम्र में। आजकल जैसे आप जानते होंगे प्यूबर्टी जल्दी होती है, जैसे कुछ सालों पहले 14 या 13 साल में डेवलपमेंट चालू होती थी लड़कियों की, छोटे लड़कियों की, लेकिन अभी बहुत थोड़ा जल्दी 2-3 साल पहले ही डेवलपमेंट, जैसे जिस प्रकार से अपना डाइट बदल गया है, थोड़ा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी ज़्यादा है, उस तरह से ब्रेस्ट की डेवलपमेंट 9-10 के उम्र में ही चालू होती है। कुछ छोटे लड़कियों में तो मैंने देखा है कि 7-8 साल में भी ब्रेस्ट का छोटा सा बर्ड आ जाता है। तो ये ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट है ये 8-9-10 साल में चालू होती है, और फिर बॉयज़ में भी होती है। लेकिन गर्ल्स में फिर जैसे हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना चालू होता है हार्मोन्स का, उस टाइम पे ब्रेस्ट की ग्रोथ चालू होती है, और उसको प्यूबर्टी के टाइम में थैलार्की कहा जाता है। स्तन प्रारंभ या स्तन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको थैलार्की कहते हैं। और जैसे उसके बाद फिर महिलाओं में महीना आ जाता है, तो वो एक 3-4 साल का पीरियड होता है। जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, अपने आर्मपिट में हेयर आने की जो डेवलपमेंट है ये पहले चालू होती है, और धीरे धीरे 2-3 साल में जब ये प्यूबर्टी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और पहला जब मेनार्की हम जिसे कहते हैं, जैसे पहला महीना आना, वो 3-4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इस समय पे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट चालू होती है, और वो धीरे धीरे बढ़ता है, और उसमें थोड़ा सा जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी रहता है कि ब्रेस्ट की साइज़ क्या होगी। अपने डाइट पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा फैटी फूड वगैरह अगर छोटी लड़कियां खा रही हो तो ब्रेस्ट में थोड़ा फैटी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और ब्रेस्ट में 2 घटक होते हैं। एक होता है, जैसे मैं आपको ये मॉडल दिखाऊंगी, ये एक ब्रेस्ट का मॉडल है, और इसमें ट्यूमर भी दिखाया गया है। लेकिन पहले हम नॉर्मल ब्रेस्ट के बारे में जानते हैं। ये स्किन है और ये निपल है, और ये जो स्किन के नीचे ब्रेस्ट की ग्लैंड डेवलप होती है वो एक स्किन की ग्लैंड है जिसको हम मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं। उसमें 2 घटक होते हैं ब्रेस्ट के टिश्यू में, एक होता है फैट और दूसरा होता है ब्रेस्ट टिश्यू। तो फैट जो है वो वेरिएबल रहता है डिपेंडिंग अपॉन वो लेडी की अदरवाइज फैटी कितनी थिन है या कितनी फैट है, उस पर डिपेंड करता है। और ब्रेस्ट का जो टिश्यू है, ब्रेस्ट टिश्यू, वो 2 चीज़ों से बनता है। एक तो ब्रेस्ट की मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, और उसकी डक्स होती है। तो ये जो डक्स होती है वो बाहर आके अपने निपल पे खुलती है, जिससे महिलाएं बच्चे को दूध पिला सकती है। और ब्रेस्ट का जो बाकी ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा है उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। वहाँ पे मिल्क का एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, और डक्स के माध्यम में वो निपल से अपने स्तन के ऊपर बाहर आ जाता है स्किन से। और ये जो है ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें कैंसर होता है ब्रेस्ट का। तो ग्लैंडुलर टिश्यू के और भी सारे एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं जो हम और आगे जानेंगे। लेकिन ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट, ये 2 चीज़ों से ब्रेस्ट बनता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जितना ज़्यादा हो
उतना आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसको हम ब्रेस्ट डेंसिटी कहते हैं, मतलब जितना ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा उतना ब्रेस्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है और इसमें कैंसर बनता है। जैसे आप यहाँ जानेंगे एक कैंसर बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो नॉर्मल ब्रेस्ट जो है वो फैट और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जिसको हम ब्रेस्ट टिश्यू बोलते हैं उनसे बनता है और उसकी जो डक्स है निपल पे खुलती है जिससे दूध पिलाया जाता है। ओके मैम, अगर स्तन में कोई दर्द ना हो फिर भी हमें ब्रेस्ट हेल्थ, स्तन स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? तो जैसे ये जो डेवलपमेंट है ब्रेस्ट का, एक तो वो प्यूबर्टी के टाइम में होता है और दूसरा महिलाओं में जो मासिक आता है हर महीने में, उसमें ब्रेस्ट में काफ़ी शरीर में काफ़ी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं और ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन के वजह से ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो ग्रोथ होती है और फिर ग्रोथ स्टेबिलाईज होती है। तो ये जो साइक्लिकल चेंजेस ब्रेस्ट में होते हैं उसके वजह से ब्रेस्ट काफ़ी प्रीडिस्पोज्ड होता है या उसमें काफ़ी संभावना होती है कि कभी पेन हो जाए। तो कॉमनली ऐसे माना जाता है कि मासिक के पीरियड्स, जब पीरियड्स आते हैं लेडी को, तो वो 4-5 दिन ब्रेस्ट में कभी कभी पेन होता है या कुछ महिलाओं में मासिक आने से पहले 2-3 हफ्ते ब्रेस्ट में थोड़ा पेन होता है। तो ये जो ब्रेस्ट के नॉर्मल सिम्टम्स है, इसमें कैंसर नहीं है, लेकिन इसमें जिसको हम मैस्टैल्जिया कहते हैं, जैसे ब्रेस्ट पेन होना या ब्रेस्ट में कभी कभी निपल से डिस्चार्ज होना, जैसे रेगुलर दूध आता है कभी कभी येलो कलर का पानी आ सकता है, कभी इन्फेक्शन हो सकता है डक्स में, उस वजह से आ सकता है पानी। सो ये जो ब्रेस्ट के सिम्टम्स है अलग अलग, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसमें जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें ब्रेस्ट भी कम ज़्यादा होता है। कुछ पेशेंट्स को एक्चुअली वो कुछ लेडीज़ को वो महसूस भी होता है कि मेरे ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ रही है और कम हो रही है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और the lady's breast also go through a lot of changes, once during puberty when the breast is developing to a particular size, और दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ब्रेस्ट प्रोड्यूस करना होता है मिल्क ब्रेस्ट को, तो वो रैपिडली ग्रो करता है, ऑलमोस्ट साइज में भी ग्रो करता है और टिश्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है जो मिल्क प्रोड्यूस कर पाए और बच्चे को सपोर्ट कर पाए। और तीसरा है मेनोपॉज के टाइम। तो मेनोपॉज के टाइम भी ब्रेस्ट में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, सिस्ट बनते हैं, कभी कभी उसमें फिर ब्रेस्ट कैंसर का फियर भी आ जाता है मेनोपॉज के टाइम। सो ये जो है बहुत डायनामिक ऑर्गन है जो थ्रू आउट लेडीज लाइफ कीप्स ऑन ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली लेवल और अदरवाइज भी एट अ पीरियोडिक लेवल कीप्स फ्लक्चुएटिंग and undergoing physiological changes. None of this is pathological. इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन ये physiological changes है और उसके वजह से कुछ जैसे ब्रेस्ट पेन हम मैस्टैल्जिया बोलते हैं जो महीने के टाइम पे आता है, उसमें ऐसे रेकमेंड हम करते हैं कि एक अच्छी सी वेल फिटिंग ब्रा पहननी चाहिए। काफ़ी बार हम जब लेडीज़ को देखते हैं ओपीडी में और पूछते हैं, उनको ब्रा साइज़ पता नहीं होती, लेकिन आपकी ब्रा साइज़ क्या है, उसके मेजरमेंट्स क्या है। अगर आप वेल फिटिंग ब्रा पहनते हैं तो उससे आपके मैस्टैल्जिया या ब्रेस्ट में पेन होने की संभावना भी कम हो जाती है और एक सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, इट हैज सम लिगामेंटस सपोर्ट, तो इट हैंग्स आउटसाइड, सो इट फील्स कंफर्टेबल इफ़ यू वेयर अ सपोर्ट ब्रा और अ प्रॉपर फिटिंग ब्रा। तो इसको ही हम ब्रेस्ट हेल्थ कहते हैं या ब्रेस्ट स्तन स्वास्थ्य कहते हैं। अब हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। मैम, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये एग्जैक्टली होता क्या है? रूपाली, ये तो बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है, जो मुझे महिलाएं जब ओपीडी में आती है हमारे पास तो भी पूछती है। तो कोई भी शरीर में कैंसर होता है जब शरीर की किसी भी ऑर्गन की या अवयव की पेशियां तेजी की रफ्तार से बढ़ने लगती है। तो ब्रेस्ट कैंसर में हमने जैसे देखा ग्लैंडुलर टिश्यू होती है और ये जो ग्लैंड्स है उसमें अगर तेजी के रफ्तार से कोई ग्लैंड्स बढ़ने लगी तो उसमें एक गांठ बन जाती है और ये इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर बनता है। आप इस मैन्युक्विन में देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रेस्ट ग्लैंड्स है, इसमें काफ़ी सारी अबनॉर्मलिटीज़ दिखाई है, एक्चुअली सिस्ट भी दिखाई है, रेगुलर गार्ड भी दिखाई है और ये ब्रेस्ट कैंसर है। और इस तरह से जब ट्यूमर बनता है तो कोई भी शरीर में कैंसर बनता है तो जिस ऑर्गन में वो बन रहा है उसको वो रिप्लेस कर देता है। अगर लीवर में बनता है तो लीवर को रिप्लेस कर देता है। उस तरह से ब्रेस्ट कैंसर में अगर गांठ बनती है, ट्यूमर कैंसर का बनता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ब्रेस्ट के टिश्यू को रिप्लेस करने लगता है। लेकिन मैं कहूँगी ये मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है कि काफ़ी सारे रीजंस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने को। ऐसा क्यों है कि बाबा महिलाओं में
स्तन कैंसर बहुत ही कॉमन हो चुका है? आज के दौर में भारत में स्तन कैंसर का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट 25 महिला में एक महिला को संभावना है ब्रेस्ट कैंसर होने की इन हर एंटायर लाइफ टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 50 के बाद में होने वाली बीमारी है। सारे ही कैंसर ओल्ड एज में ज़्यादा बनते हैं। उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर भी जब लेडीज़ ओल्ड हो जाती है तभी उसकी संभावना बढ़ती है। और यंग पेशेंट्स में भी यंग लेडीज़ में भी हो सकता है, लेकिन एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेडीज़ में उसके चांस ज़्यादा है क्योंकि लेडीज़ में ब्रेस्ट की टिश्यू ज़्यादा है कंपेयर टू मेन, क्योंकि मेन में ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता। हार्मोनल उनका जो माइल्यू है वो अलग है और फिजियोलॉजिकल जो है। और लेडीज़ में जो ओवरीज से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स साइक्लिकली रिलीज होते हैं, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है और महीना और मासिक भी होता है, वो साइक्लिंग हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट के टिश्यू में ग्रोथ होना या बढ़ाव होना और कम होना ये साथ साथ चलता रहता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्रेस्ट एक डायनामिक ऑर्गन है, तो ये डायनामिसिज्म की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा एट रिस्क होता है लेडीज़ में, क्योंकि लेडीज़ में वो साइक्लिकल चेंजेस ज़्यादा होते हैं। ओके। तो हमने देखा कि उम्र एज एक उसका घटक है। दूसरा है कि लेडी बीइंग अ वुमन इज अ रिस्क फैक्टर, and there are many other risk factors that can lead to breast cancer. Part of it is also your history or genetics. Okay. But not very important. I would say only 5 to 10 breast cancers actually genetically या hereditary related होते हैं। 90 to 95% are sporadic. Sporadic का मतलब होता है जो किसी को भी हो सकते हैं पॉपुलेशन में, जिनके घर में और जिनके परिवार में किसी और लेडी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ हो उनको भी हो सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आपके परिवार में निकट के परिवार में या दूर के परिवार में अगर एक से ज़्यादा लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और वो भी अगर यंग एज में हुआ है, 40 की उम्र में, 30 की उम्र में, 50 की उम्र में, ब्रेस्ट और ओवरी का कैंसर भी हुआ है, जो पेट में ओवरीज कैंसर होता है, वो अगर दोनों साथ में हुए हैं, या किसी पुरुष को आपके घर में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो इसमें कोई जेनेटिक लिंक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन जो फैमिलियल और हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर, जिसको मराठी में हम आनुवंशिक कहते हैं, वो 10% या 5% ब्रेस्ट कैंसर्स को ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके मैम ने इसी हमें सवाल में बता दिया कि रिस्क फैक्टर्स क्या है स्तन कैंसर के, और मैम ने ये भी बता दिया है कि पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है। अब हम जानेंगे, मैम हमें ये बताइए कि स्तन कैंसर होने के कारण आपने बताए हैं, रिस्क फैक्टर्स आपने बताए हैं, पर क्या स्तन कैंसर अगर हो जाता है तो उसके लक्षण क्या दिखते हैं? सबसे पहले तो गांठ बनना, ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है स्तन के कैंसर का कि एक गांठ होती है। और इसका ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें गांठ में दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता। और हमको तो जनरली आदत होती है कि जब तक बहुत पेन नहीं होता हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। सो जब लेडीज़ हमारे पास आती है और 5 सेंटीमीटर की गांठ होती है तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप जल्दी क्यों नहीं आए, तो उनका आंसर यही होता है कि उसमें कोई दर्द नहीं था, तो हमको लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसका प्रेजेंटेशन का पहला साइन है, पेनलेस लंप हम बोलते हैं जिसको, बिना कोई दर्द के होने वाली गांठ, और वो गांठ को तेजी से बढ़ना। मैं नहीं कहूँगी कि हर एक गांठ ब्रेस्ट कैंसर की ही होती है। नॉर्मल या बिनाइन जिसको हम बोलते हैं गांठें भी बहुत प्रकार की ब्रेस्ट में हो सकती है, लेकिन ऐसे तेज़ी से रफ्तार में बढ़ने वाली 40 या 50 की उम्र में किसी वुमन को अगर किसी लेडी को गांठ हो जाए तो ये पहला लक्षण है। दूसरी और लक्षणें हैं कि निपल से डिस्चार्ज होना, स्पेशली अगर ब्लड आता है आपके डिस्चार्ज में तो ब्लडी निपल डिस्चार्ज, ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। और कभी कभी थोड़ी बड़ी ब्रेस्ट साइज में, या जब डीप सीटेड अंदर बहुत छुपा हुआ छोटा ट्यूमर रहता है जो प्रेजेंट नहीं करता, लेडी को समझ में नहीं आता, उसमें बगल में गठान हो जाती है। तो ये जो आर्मपिट में या बगल में जो गठान होती है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो सकती है। मतलब जो लिम्फ नोड्स रहते हैं वहाँ पे स्प्रेड होके वो पहले प्रेजेंट करे, ऐसे भी हो सकता है। उसके अलावा ब्रेस्ट के स्किन में, त्वचा में कोई भी अगर चेंजेस आ गए हो, जैसे कोई थिकनिंग हुआ है या रेडनेस आ गया है, या निपल में कोई अल्सर आ गया है, या स्केलिंग हो रहा है, जिसको काफ़ी महिलाएं
सामान्य तरह से मानती है, लेकिन ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। और ये लक्षण महिलाओं को जानना ज़रूरी है कि अपने ब्रेस्ट में आया हुआ कोई भी बदलाव, जैसे निपल में या स्किन में या गांठ लगना, ये ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स या लक्षण कहे जा सकते हैं, और जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मैम, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तन फीडिंग से जो बच्चों को फीड किया जाता है, मिल्क फीड किया जाता है, उसका महत्व क्या है और वो फीडिंग कब तक करनी चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रूपाली। जैसे बच्चों के लिए तो आप सब जानते हैं, मदर्स मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। और 1 साल तक ऑलमोस्ट मदर्स मिल्क बच्चों के लिए WHO का रिकमेंडेशन है कि 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहेगा, तो बच्चे के हेल्थ के लिए और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बेटर रहता है। लेकिन मैं कहूँगी कि महिलाओं के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होना, मतलब जैसे पहले अपने दादी या नानी 3-4 बच्चे होते थे और 3-4 बार ब्रेस्ट फीडिंग होता था, ये एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन करता है। और आप अगर वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल को देखोगे, जैसे आज भी भारतीय जीवन शैली हम थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, हमने तो देखा कि डाइट में बदलाव आ रहा है, जंक फूड का प्रमाण ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, और उसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सटेंड भी कम हो रहा है। आजकल कभी कभी बच्चे नहीं होते या कम बच्चे होते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग भी महिलाएं नहीं कर पाती क्योंकि उनके जॉब के वजह से एक्सेट्रा वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि देश में आज ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण क्यों बढ़ रहा है। तो WHO रेकमेंड करता है कि बच्चों के लिए 1 साल और लेडीज़ के लिए 2 years, up to 2 years of breastfeeding for every child is recommended to be protective for breast cancer. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा, डाइट के अलावा मैं कहना चाहूँगी कि हाउ मच, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस, तो द रिस्क फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अल्कोहल इंटेक, जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना जो महिलाओं में आजकल थोड़ा फैशनेबल हो गया है, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है, तो उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। मैम, टोबैको के बारे में कुछ कहेंगे? So tobacco chewing से of course actually tobacco is one of the number one carcinogenic factors। IARC ने तो इसको grade 1 carcinogenic का यही दिया है लेबल। लेकिन स्मोकिंग का भी प्रमाण थोड़ा महिलाओं में बढ़ता है और अब बढ़ गया है अभी, और उसके वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क हो गया। सो अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो ये सब थे रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर, स्तन में गांठ क्या होती है और क्या ये कैंसरस होती है? तो स्तन में जो पेशियाँ होती है, अगर वो अनियमित तरीके से बढ़ने लगे तो उस वजह से स्तन में गांठ हो सकती है। बट अगर आप बोले कि हर गांठ कैंसर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर गांठ का कैंसर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे स्तन में कुछ गांठें साधारण भी होती है और उसके अनेक कारण हैं। जैसे कभी पानी की वजह से गांठ बन जाए, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। कभी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, सपोजिंग उनमें दूध की गांठें बने, उन्हें गैलेक्टोसेल बोलते हैं। पस कीव के वजह से कभी एब्सिस बन जाए, वो भी गांठें बनती है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है, कुछ मार लगने से खून जमा हो जाए, उसे हेमाटोमा कहते हैं, वो एक कारण है। काफ़ी कॉमनली आपने सुना होगा फाइब्रोएडिनोमा। वो हॉर्मोन्स के वजह से गांठ बन जाती है। तो ये सब साधारण गांठें हैं। बट वैसे ही कैंसर की गांठें भी होती है, जिसका कारण अलग होता है। जैसे डॉक्टर शलाका जोशी ने ऑलरेडी पहले कवर किए थे रिस्क फैक्टर्स। तो इन ब्रीफ जो हमारे डाइटरी लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, सबसे पहले तो एज है। 40+ का जो एज ग्रुप है, तो उन्हें कैंसर की गांठें होना काफ़ी कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री, अगर तुम्हारे परिवार में अगर उनकी माँ या बहन में कैंसर हुआ है स्तन का, तो आपके चांसेस 1.5 से 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं कैंसर होने के। काफ़ी कॉमनली आप लोगों ने आजकल सुना होगा ब्राका म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़ दैट यू हियर नाउ। तो अगर वो ब्राका म्यूटेशन है तो भी आपका चांसेस बढ़ जाता है। तो उन पेशेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी गांठें जैसे ही कुछ फील हो, आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर्स को दिखाना। मैम, सामान्य और गंभीर गांठ में क्या फ़र्क होता है? और अगर यदि गांठ में दर्द ना हो तो भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है?
दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये समझना कि कौन सी गांठ गंभीर है या नहीं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए एक आम व्यक्ति के लिए समझना। तो मैं तो ऐसा कहूँगी कि आपको कुछ गांठ फील हुई, आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। बट देर इज़ समथिंग लाइक कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इग्नोर ज़रा भी नहीं किया जा सकता है, एंड जो पॉइंट आउट करते हैं कि ये शायद थोड़े कैंसरस हो सकते हैं। जैसे 40 साल की उम्र में आपको कोई गांठ फील हो रही है, तो वो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन के ये पहले तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना ही है। दूसरा, अचानक से जो गांठ लगने लगे, मानो आप नहा रहे हो या कपड़े पहनते समय कुछ गांठ लगने लगे जो दर्द जरा भी नहीं दे रही है, जिसे हम बोलते हैं पेनलेस लंप। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो कैंसर की गांठें हैं वो अधिकतर समय पेनलेस ही होती है। तो अगर आपको ऐसे पेनलेस गांठ लग रही है जिसमें दर्द नहीं है और अचानक से फील हो गई जो बढ़ते जा रही है साइज में, तो वो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर्स को दिखाना ही है। मैम, निपल डिस्चार्ज या निपल स्त्राव जिसे कहा जाता है, उसके विभिन्न प्रकार क्या है? सिर्फ लंप या गार्ड के साथ नहीं, इनफैक्ट लंप ना भी हो, कुछ दर्द ना भी हो, और सिर्फ निपल डिस्चार्ज एक ऐसा सिम्टम भी है जो पेशेंट्स आ जाते हैं जिसके साथ। बट हर निपल डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हर गांठ ज़रूरी नहीं है कैंसर की हो, वैसे ही हर निपल डिस्चार्ज भी कैंसर हो उसकी वजह से नहीं होता है। जैसे कुछ निपल डिस्चार्ज ऐसे होते हैं सिर्फ पानी निकल रहा हो, वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बॉडी का रेगुलर फिजियोलॉजी के वजह से वो पानी आ सकता है। कभी पस की, जो मैंने बताया, एब्सेस होने की वजह से भी निपल से पस निकल सकता है। ग्रीन डिस्चार्ज, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज, ये सब इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकते हैं। कभी कभी दूध निकलना ब्रेस्ट से, नॉट ओनली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं और उनमें भी कभी कभार दूध निकलता है, तो तुम्हारे कुछ तो आपके कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, जैसे थायराइड या प्रोलैक्टिन लेवल्स आप चेक करवाए तो उसकी वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी दूध निकल सकता है। बट द रेड फ्लैग अगेन जो हम बोलते हैं, जो वरीसम है या इमीडिएटली आप ज़रा भी इग्नोर नहीं कर सकते और आपको आपके डॉक्टर्स को दिखाना ही है, वो है खून। अगर रक्त दिखे तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर्स को दिखाना ही है। मैम, क्या खून रक्त भी एक लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का? 100%। ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास सिर्फ निपल डिस्चार्ज, रक्त का निपल डिस्चार्ज बोल के आते हैं। ऑन एग्जामिनेशन भी जब हम एग्जामिन करते हैं, कितनी बार लंप होता भी नहीं है, और जब मैमोग्राफी सोनोग्राफी करने के बाद थोड़ा सा और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद कभी पता चलता है कि शायद कोई दूसरा गांठ है जिसके वजह से, उस एसोसिएशन के वजह से भी रक्त निकला है निपल से। मैम, निपल डिस्चार्ज या स्तन स्त्राव के कौन से लक्षण चिंताजनक होते हैं कि हमें ये बाबा अभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? करेक्ट। सो अगेन, जैसे आपने पूछा था गठान के बारे में, कौन सी गठान एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, वो कैसे पता चले। बट वैसे ही निपल डिस्चार्ज में भी थोड़ा सा पता चलना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आपको लगेगा सडनली ये पानी क्यों निकलने लगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपके डॉक्टर से तो मिलना ही है। बट अगेन, निपल स्त्राव, निपल डिस्चार्ज के समय अगेन रेड फ्लैग पॉइंट्स होते हैं, जैसे खून निकलना जो मैंने आपको बताया, एक ही स्तन से निकलना, अचानक से बिना दबाए अचानक से निपल से निकल रहा है, काफ़ी क्वांटिटी में निकल रहा है, तो ये सब एसोसिएशन है कोई कैंसर, अंडरलाइन कैंसर होने का। तो ये पॉइंट्स जो है वो मिस नहीं होने चाहिए, और अगर ये मौजूद है तो आपको इमीडिएटली विदाउट इग्नोरिंग आपके डॉक्टर से मिलना है। ओके, स्तन स्त्राव या निपल डिस्चार्ज किसी भी प्रकार का हो, आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मैम, क्या पुरुषों में भी निपल स्त्राव और निपल डिस्चार्ज होता है? सो यस, ऑफ कोर्स मेल में भी निपल डिस्चार्ज होता है, बट अगेन जैसे मेल में ब्रेस्ट कैंसर होना पॉसिबिलिटी है, बट अगेन 0.5 to 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो हम ब्रेस्ट कैंसर का देखते हैं वो मेल्स में आते हैं। वैसे ही निपल डिस्चार्ज भी रेयर है दिखना, बट अगेन अगर उनमें भी आया तो वो सिमिलर कारण हो सकता है जैसे औरतों में होता है, फिजियोलॉजिकल हो जाए या कुछ हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से हो जाए, एब्सेसिस के वजह से, एंड ऑल्सो कैंसर के वजह से भी हो सकता है।
मैम क्या पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है? यस ऑफ कोर्स होता है, डेफिनेटली होता है, बट अगेन जैसे मैंने बताया था, अराउंड 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो हम ब्रेस्ट कैंसर का देखते हैं उसमें 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑक्यूपाइड बाय मेल्स।